चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट से क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे यूपीएससी का सिलेबस आपके सामने है। क्या सिलेबस है उसको देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस है। एक बार सिलेबस क्या है देखें कि मतलब आगे अब हम आज से क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल अगले कुछ दिन तक, और तब फिर एक एक करके इन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पेपर का नाम आप देख रहे हैं, प्रशासनिक सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, और उसमें फर्स्ट यूनिट है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर क्या सिलेबस लिखा है देखिए। लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, नया लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक विकल्प उपागम, पब्लिक चॉइस अप्रोच, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण, चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अच्छा अभिशासन, अवधारणा तथा अनुप्रयोग, गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, नया लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये सिलेबस है यूपीएससी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। एक एक करके ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक भी हम चर्चा करेंगे आपसे इस फर्स्ट यूनिट में। जो कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे उनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में हैं, कहीं और आगे लिखे हुए हैं किसी दूसरी यूनिट में, वो हम उठा के यहां लाएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक भी पढ़ेंगे जो सिलेबस में कहीं लिखे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पढ़ना जरूरी है एक लोक प्रशासन के स्टूडेंट को। उसके पीछे कारण है कि उन टॉपिक से या तो प्रश्न पूछे गए हैं लोक प्रशासन में, और या भविष्य में पूछे जाएंगे, इसकी संभावना है। वो टॉपिक जीएस और निबंध के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं, वहां भी उनसे प्रश्न पूछे गए। तो मैंने बताया आपको कि हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन क्रम और तरीका मेरा अपना होगा। तो इन टॉपिक के अलावा जो कुछ और टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक होगा राज्य बनाम बाजार चर्चा, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। ये सिलेबस में आगे एक यूनिट है विकास गतिकी या डेवलपमेंट डायनामिक्स, वहां सिलेबस में है, हम उठा के यहां लाएंगे इस टॉपिक को। एक टॉपिक डिस्कस करेंगे लोक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस वाली यूनिट है, वहां ये टॉपिक सिलेबस में है, हम यहां लाएंगे उसको। एक टॉपिक नियामकीय प्राधिकरण या रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस वाली यूनिट में सिलेबस में है, हम उठा के यहां लाएंगे। तो ये तीन टॉपिक जो सिलेबस में आगे हैं हम यहां चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस, और उसी के साथ होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक सिलेबस में कहीं नहीं लिखे हैं लोक प्रशासन में, लेकिन इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। जीएस में ये टॉपिक एथिक्स में सिलेबस में है। जीएस थर्ड पेपर इकोनॉमी में इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, निबंध पूछा जा चुका है इन टॉपिक से। तो मल्टीपर्पज टॉपिक है। टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं,
और देखिए आपकी पवेट के ही सिलेबस में नहीं है, जीएस के सिलेबस में है, निबंध पूछा जा चुका है जिसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है। तो ये एडिशनल टॉपिक होंगे इस यूनिट में, बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। जैसा नाम ही है, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, लोक प्रशासन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इस यूनिट में पढ़े जाएंगे डायरेक्टली। बहुत सारे प्रश्न आपको इस यूनिट से मिलेंगे एग्जाम में, और प्लस आगे की चीजें इन्हीं पे बेस्ड होंगी। हमें लोक प्रशासन का अर्थ ही पता नहीं है तो आगे हम क्या जानेंगे और समझेंगे और कैसे समझेंगे चीजों को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे के लिए उनको जानना जरूरी है, और डायरेक्टली यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो फर्स्ट यूनिट होगी ये, एक एक करके हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। यूपीएससी प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। सेम सिलेबस आप देखेंगे एचसीएस या हरियाणा सिविल सर्विस का है, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है हरियाणा में। यूपीएससी का सिलेबस तो वही सब कुछ है, सो अलग से अब फिर उस सिलेबस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यूपीएससी और हरियाणा पीसीएस एक ही साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम सिलेबस कॉपी किया गया है हरियाणा में। टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्क्रीन पे देखें आप, चाहें तो आप अगर नोट करना चाहें, ये जो यहां आप पीपीटी देख रहे हैं, आप चाहें तो ये इतना पीपीटीज बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जरूरी नहीं है कि इसको हूबहू कॉपी करें। ये एक अपनी क्रिएटिविटी होती है, मेरी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मैं ये बनाता हूं पूरे पीपीटीज। आप चाहें तो, आप में से भी बहुत सारे लोग इंजीनियर या नहीं भी इंजीनियर हैं, तो मैं भी नहीं हूं इंजीनियर, तो कोई क्रिएटिविटी के लिए इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। सबको भगवान ने दिमाग दिया है, आप अपने से भी कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम, पीपीटीज बना सकते हैं। इवन आप एग्जाम में आंसर में भी इस तरह के पीपीटीज का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, आपका आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा आकर्षक होता है। मैं इसी तरीके से, मेरा ये तरीका या स्टाइल है कि जो भी सेक्शन मैं पढ़ाता हूं तो उस तरह से एक पूरा आइडिया, पूरा विजन क्या मेरे दिमाग में हो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, कुछ कीवर्ड निकाल के उनके इस तरह से पीपीटी, फ्लो चार्ट, डायग्राम तैयार करता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं चीजें। फायदा ये भी होता है इसका कि आपका ध्यान नहीं भटकता है, केवल हम नेताजी जैसा भाषण देने लग जाएं तो अभी 2 मिनट बाद ही यहां वहां आप खो जाएंगे। और आजकल तो और, जबकि घर पे बैठे पढ़ रहे हैं तो कहीं भी कुछ क्लास में थे तो फिर भी थोड़ा ध्यान भटकाव कम होता था, तो कम से कम सामने स्क्रीन पे पीपीटी रहेगी तो फोकस भी कर पाएंगे और ज्यादा आसानी से समझ भी पाएंगे चीजों को। तो मिला जुला चलेगा, पीपीटी प्लस जहां जरूरत है वहां बोर्ड का यूज करना, तो उस तरह से करके ये क्लास हम लोग करेंगे। तो पहला टॉपिक आज के लिए है लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप देखेंगे 2 शब्द हैं, लोक और प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। हम इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ करते हैं और फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो जाता है। सबसे पहले हम यहां प्रशासन का अर्थ देखते हैं। तो देखिए आप, 2 अलग अलग यहां अर्थ दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको। एक जो हिंदी शब्द है प्रशासन, उसका भी यहां अर्थ है आपके सामने स्क्रीन पे, और एक जो अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी अर्थ यहां है आपके सामने स्क्रीन पे।
शब्दार्थ क्या है इन शब्दों का वो लिखा है, और फिर उनका सेंस, उनका एक्चुअल मीनिंग या भावार्थ क्या है वो भी यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो देखें, शब्दार्थ देखें और भावार्थ देखें। शब्दार्थ में अगर पहले अंग्रेजी के शब्द की बात कर लेते हैं, तब हिंदी वाले शब्द पे आएंगे। जो हिंदी का शब्द है प्रशासन, साथ ही ये भी बता दूं कि प्रशासन मूल रूप से हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया है कि अब हम उसे हिंदी का भी शब्द कहते हैं। और ऐसे देखिए आप, बहुत सारे शब्द हैं, हर भाषा के, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हमने हिंदी में ले लिए हैं, हिंदी के शब्द किसी दूसरी भाषा में, और वो इतने घुल मिल गए हैं कि अब कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता है कि वो हिंदी शब्द है कि अंग्रेजी शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द, लाइट है, बल्ब है, बहुत सारे ऐसे शब्द तो वो अब हम हिंदी, जबकि वास्तव में देखें तो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन वो तो अब हिंदी के ही शब्द हम कहते हैं। तो उसी तरह से प्रशासन के साथ भी है कि मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में बहुत पॉपुलर है, हिंदी का शब्द भी हम उसे कहते हैं। तो जो ये प्रशासन शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से। इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बना है प्रशासन। और जो इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से। मूल शब्द लैटिन भाषा के हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उन दोनों को मिलाके इंग्लिश शब्द बना है एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे हिंदी का प्रशासन। जो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, जो कि मूल शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होता है, अगर जो लैटिन डिक्शनरी है वहां हम अर्थ खोजने जाएं तो इन शब्दों का अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। लोगों की सामूहिक देखभाल करना। रास्ते में मान लीजिए बारिश तूफान है, कोई एक पेड़ या बिजली का खंभा टूट के गिर गया है, रोड ब्लॉक हो गया है, आने जाने वालों को असुविधा हो रही है। हम भी निकले उस रोड से और देखा हमने कि इस तरह की समस्या है, रुके हम वहां और आने जाने वाले 10-20 लोगों को रोका, इकट्ठा किया और मिलजुल के सबने वो पेड़ या जो भी बिजली का खंभा था उसे एक साइड कर दिया कि ताकि जो ये आने जाने वालों को असुविधा हो रही थी, यातायात रुक गया था, वो ना हो। तो देखिए हमने एक छोटा सा प्रशासनिक काम किया, लोगों की सामूहिक देखभाल हुई, वहां की नहीं हुई कि आने जाने में असुविधा ना हो। तो ये एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। शाब्दिक अर्थ है ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का। अब अगर थोड़ा सा हम प्रशासन शब्द पे आए तो प्रशासन में आप देखेंगे फिर प्र उपसर्ग है और साथ में शासन जुड़ा हुआ है। शासन या गवर्नेंस, उसमें प्र उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो वो हो गया प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट या बेहतर। कोई काम हम अच्छे तरीके से करें तो प्र उत्कृष्ट या बेहतर, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है उस शब्द का। और शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। तब यहां एक फिर हम शब्द यूज कर रहे हैं सरकार या गवर्नमेंट। दो लाइन में जरा ये भी जान लें कि ये सरकार क्या है।
मैं यही मान के चल रहा हूं कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो हैं, तो भाई मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी इस तरह के तकनीकी शब्द आए मैं उनके अर्थ भी आपको साथ ही साथ बताते चलूं, ताकि फिर एकदम क्लैरिटी रहे आपको टॉपिक में। तो देखिए, आप जब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं तो शुरुआत अगर एक्चुअल और सही तरीके से शुरुआत देखें तो सबसे पहला टॉपिक उसमें पढ़ा जाता है कि जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे तो ये जाने कि राज्य क्या होता है। संविधान पढ़ रहे तो ये जाने पहले कि संविधान किस चिड़िया का नाम है, तब तो आगे पढ़ें। तो राज्य या स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट। और बचपन से हम पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा। इस बार आप देखें तो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा गया राज्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ। किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना होती है उसे हम राज्य कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। आम बोलचाल में किसी देश की जो क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयां हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, हम इनको राज्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो तकनीकी अर्थ होता है राज्य का, वो किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना जिसका निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर होता है। वो 4 तत्व क्या हैं? तो एक है जनसंख्या, पॉपुलेशन, दूसरा है भूभाग या लैंड, तीसरा है सरकार या गवर्नमेंट, और चौथा है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस पर निवास करने वाली आबादी होनी चाहिए, उस आबादी और भूभाग पर शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए जो कानून बनाए, लागू करे, लोगों के चाल चलन, आचार व्यवहार को रेगुलेट करे, और वो सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी राज्य के ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो देखिए, उन 4 तत्वों में एक तत्व सरकार होती है। भारत एक राज्य, देखिए 4 तत्व हैं, या जिन्हें आम बोलचाल में हम देश कह रहे हैं, वास्तव में वो राज्य है। तो सरकार क्या है? आप देखेंगे वो जो निश्चित भूभाग है और उस पर निवास करने वाले लोग हैं, तो मैंने कहा उनके चाल चलन, आचार व्यवहार को नियमित रेगुलेट करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मिलजुल के सब रहें। तो 3 प्रमुख काम करने होते हैं हमें उस लैंड पे, उन लोगों के बीच में, या 3 प्रमुख चैलेंज होते हैं वहां जिनको हमें फेस करना होता है। सबसे पहला होता है एक कानून का निर्माण हो, कोई कानून बने जो सबके लिए समान हो, या वो फिर अलग अलग शासन व्यवस्थाएं, तो भेदभाव भी, मतलब एक लॉ होना चाहिए कि सारे लोग उस कानून के अकॉर्डिंग चाल चलन, आचार व्यवहार करेंगे तो नियमित होगा उनका चाल चलन। तो कानून निर्माण हो, फिर उस कानून को सही तरीके से उन लोगों, उस भूभाग पे लागू किया जाए, इंप्लीमेंटेशन हो उसका। और उसके बाद भी कुछ तो ऐसे होंगे ही असामाजिक तत्व जो फिर नहीं मानेंगे कानून को, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बिना बात का वाद विवाद करेंगे। तो उस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए एक कोई न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम भी होना चाहिए। तो कानून का निर्माण, कानून का क्रियान्वयन और आपसी विवादों का निपटारा, ये 3 सबसे जरूरी काम होते हैं या चुनौतियां जिनको हमें उस वो जो निश्चित भूभाग है राज्य का और आबादी, वहां करना होता है। कौन करेगा ये काम? तो जो राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व आप देख रहे हैं सरकार, वो करती है फिर ये तीनों काम, कि कानून बनाए, लागू करे, आपस के विवाद है वो निपटाए। अब सरकार कैसी हो? एक ही व्यक्ति सरकार बन जाए और सारे काम वही करने लगे कि हम ही कानून निर्माता हैं, हम ही क्रियान्वयन भी करेंगे, सर्वोच्च न्यायाधीश भी हम ही हैं, तो राजतंत्र हो गया। देखिए, राजतंत्र में ऐसे ही होता है कि राजा जो है वो भी उत्तराधिकार से चुना जा रहा है, नहीं तो तलवार,
मार काट करके हो रहा है तो वो कहता है सब हम सरकार, तालिबान सरकार हो गई अफगानिस्तान में तो हम अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे, अपनी मर्जी से, ना लोगों से पूछना है ना बताना है, बस जो बनाएंगे थोप देंगे। एक तरीका है कि नहीं भाई, लोग सरकार को चुने, जो कानून बनाने वाले हैं या लागू करने वाले हैं, लोगों की राय पूछी जाए तब वो बने लोकतंत्र। तो अब सरकार चलाने का तरीका क्या हो, सरकार चलाने की पद्धति क्या हो, उसे कहा जाता है शासन या गवर्नेंस। जैसे लोकतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में संसदीय लोकतंत्र हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो ये सब अब शासन व्यवस्थाएं, वो सब ये बताती हैं कि जो सरकार है वो कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, क्या सिद्धांत होंगे सरकार के चलने के। तो वही देखिए, अब यहां हम वापस आ रहे हैं कि जो सरकार चलाने का तरीका या पद्धति होती है उसे शासन कहा जाता है। तो प्र का अर्थ है उत्कृष्ट या बेहतर, शासन का अर्थ है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। दोनों को जोड़ दें तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना, बेहतर ढंग से शासन का संचालन। तो ये प्रशासन शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ है आपके सामने। अब आइए भावार्थ पे कि एक्चुअल सेंस क्या है इस वर्ड का। स्वाभाविक सी बात है, शब्दार्थ भी जानना चाहिए हमें, लेकिन उसकी तुलना में भावार्थ ज्यादा उपयोगी है। तो भावार्थ क्या है देखिए, प्रशासन का जिस तरीके से व्यवहार में यूज होता है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे विद्वानों ने प्रशासन को डिफाइन करने का प्रयास किया है। आगे हम कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रशासन की परिभाषा। उन परिभाषाओं की अगर एनालिसिस करें तो प्रशासन के 3 प्रमुख तत्व देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर हम प्रशासन का भावार्थ करते हैं। क्या हैं वो 3 तत्व? विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। सर्टेन गोल, कलेक्टिव एफर्ट्स और कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये 3 अनिवार्य और आवश्यक तत्व होते हैं प्रशासन के। इन्हीं तीनों को मिला दिया जाए तो प्रशासन का एक अर्थ या एक डेफिनेशन बनती है। मिलाइए आप इन तीनों को, अपनी मर्जी से मिला सकते हैं आप। मैं बता देता हूं, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूं वो आपको रटना, याद नहीं करना है। हाँ, ये 3 तत्व दिमाग में हो कि जो भी कार्य हम कर रहे, जो भी गतिविधि हम कर रहे, किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। पहली बात, कभी भी प्रशासन में हम व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एफर्ट्स की चर्चा नहीं होगी, प्रयास सामूहिक होने चाहिए। दूसरी बात, और जब प्रयास सामूहिक हैं, 2 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपस में तालमेल का, सहयोग और समन्वय का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। 2 या ज्यादा व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, आपस में तालमेल या सहयोग ना हो तो समस्या सुलझने की जगह और उलझ जाती है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में केंद्र और राज्य का लड़ाई झगड़ा, या 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, वो पंजाब पे आरोप लगाएंगे, हरियाणा पे वो यहाँ केंद्र और राज्य के लड़ाई झगड़े हो, बंगाल और केंद्र सरकार या दिल्ली केंद्र या इस तरह से। तो देखिए, तो अगर कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, मतलब ये कि एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा संस्थाएं हैं, तो अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे, वो भाव नहीं होगा अंदर, तो कभी भी वो अपने निश्चित या विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 आवश्यक तत्व होते हैं प्रशासन के। और अब देखिए, तीनों को मिला दें तो आप प्रशासन का एक अर्थ, एक परिभाषा अपने आप बनाएंगे। मैं बता रहा हूं कि कैसे। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास।
जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। देखिए, तीनों को मैं मिला रहा हूं, आपको ये रटना नहीं है, बस समझना है। ये 3 तत्व दिमाग में रखने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको आगे पीछे करके मिला दें, एक डेफिनेशन बनेगी। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। आगे तीनों तत्व उसमें। कई विद्वान 2 ही तत्वों के आधार पर परिभाषा करते हैं और बस इतना कहते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। सहयोग समन्वय को अलग से शामिल नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जहां सामूहिक प्रयास है वहां सहयोग और समन्वय तो उसमें अंतर्निहित है। बिना सहयोग समन्वय के कभी भी सामूहिक प्रयास अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो ही नहीं सकते। तो वो 2 ही तत्वों के आधार पर परिभाषा करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, चलिए मान लिया कि सामूहिक प्रयासों में सहयोग समन्वय शामिल है, लेकिन अगर अलग से भी बता दिया जाए तो क्या बुराई है। भाई बहुत महत्व है किसी बात का, अलग से जोर दे दें थोड़ा सा उस पर, और 4 शब्द डेफिनेशन में बढ़ जाएंगे, लेकिन एक नए विद्यार्थी को चीजें ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो फिर 3 तत्वों के आधार पर ये हम परिभाषा करते हैं प्रशासन की। किसी भी अब एग्जाम्पल गतिविधि को हम देखें कि वो प्रशासन है या नहीं है। देखें, आम बोलचाल हम यूज करते हैं शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, रेल प्रशासन। तो अब देखिए, आप जहां हम प्रशासन शब्द का यूज कर रहे हैं वहां अनिवार्य रूप से आप देखेंगे ये तीनों तत्व हैं। शिक्षा प्रशासन का भी एक निश्चित उद्देश्य है, लोगों को शिक्षा साक्षरता का विस्तार। बहुत सारे व्यक्ति संस्थाएं काम कर रहे हैं और बिना सहयोग समन्वय के तो कुछ होना नहीं है। चिकित्सा प्रशासन का निश्चित उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, उसमें भी देखे सामूहिक प्रयास, सहयोग समन्वय। तो अब किसी भी गतिविधि की आप जांच कर सकते हैं जहां ये तीनों तत्व हैं, उस गतिविधि को हम प्रशासन की श्रेणी में रखते हैं। शब्दार्थ है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। भावार्थ है विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। लोगों की देखभाल करना, ये क्या है? विशिष्ट उद्देश्य देखिए। सामूहिक देखभाल करना, ये क्या है? सामूहिक प्रयास है, देखिए। और तीसरा तो हम कह रहे हैं कि अंतर्निहित है उसमें। तो मतलब शब्दार्थ में भी बात वही लिखी है जो हम भावार्थ में बता रहे हैं आपको, बस लेकिन 2 अलग अलग चीजें हैं वो दोनों। हाँ, लेकिन घूम फिर के तो, और भावार्थ का मतलब होता है कि एक सेंस निकालने हम कि भाव क्या है उसका। तो भाव देखिए, इसमें भी यही तो आ रहा है भाव कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, तो सहयोग समन्वय भी वहां जरूरी होता है। तो इसे हम प्रशासन कहते हैं। तो ये प्रशासन का अर्थ आपके सामने है। आगे बढ़ें, कुछ 1-2 विद्वानों के अनुसार प्रशासन की डेफिनेशंस क्या हैं उनको देखें। 2 विद्वान यहां देख रहे हैं आप, बल्कि 2 क्या 3, ये 2 एक साथ हैं। एक एल.डी. वाइट, दूसरा थॉमसन और स्मिथवर्ग। एल.डी. वाइट अमेरिकन हिस्टोरियन है, समय लिखा है 1891 से 1958। उन्होंने कहा कि प्रशासन, शब्दों पर ध्यान दें, प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय है। ये अकॉर्डिंग टू एल.डी. वाइट। लेकिन अगर एनालिसिस कीजिए तो जो मैंने आपको अपने शब्दों में डेफिनेशन बताई, देखिए बातें वही हैं कि नहीं है। निश्चित उद्देश्य, बहुत से मनुष्य मतलब सामूहिक प्रयास,
और उनके बीच में सहयोग और समन्वय। अब और बहुत सारी चीजें फिर तो होती हैं, लेकिन मेनली सहयोग समन्वय। तो देखिए वही 3 तत्व तो मैंने कहा ही आपसे कि बहुत सारे विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं प्रशासन का उपयोग देखते हुए हम उन्हीं परिभाषाओं की एनालिसिस करते हैं और फिर एक अपनी समझ के लिए एक सामान्य अर्थ का विकास करते हैं। और अर्थ भी मैं आपको तत्व बता रहा हूं तोड़ तोड़ के, तो इसलिए कि ताकि वो भी हमें रटना ना पड़े, बस समझ है हमें उसकी, हम अपने शब्दों में अपनी बात को व्यक्त कर दें। थॉमसन स्मिथबर्ग, प्रशासन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी समूह की सहकारी क्रियाएं हैं। प्रशासन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी समूह की सहकारी क्रियाएं हैं। तो देखिए लक्ष्य वही निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य, समूह की क्रियाएं मतलब सामूहिक प्रयास, और सहकारी मतलब वही सहयोग और समन्वय। शब्द चेंज है लेकिन भाव तो वही है। तब अलग अलग विद्वानों के दिमाग में जो अलग अलग शब्द है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट अगर सेंस देखें तो घूम फिर के बातें वही है। कई बार भाव भी बदल जाते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि अगर जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं विभिन्न विद्वान हैं तो इनमें भाव बहुत चेंज नहीं होता है, शब्द बदलते हैं। थोड़ा सा और देखिए उसी में, प्रशासन की ही हम बात कर रहे हैं। व्यवहार में प्रशासन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है आप पाएंगे कि 4 अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग मिलता है जनरली देखने के लिए। क्या 4 हैं? मतलब आम बोलचाल में वैसे तो जो थ्योरेटिकली उसका मीनिंग है वो मैंने बता ही दिया, लेकिन अब व्यवहार में 4 अलग अलग रूपों में विद्वानों ने प्रयोग किया है। उसका होगा वही सब में कि विशिष्ट उद्देश्य होगा, सामूहिक प्रयास होगा, सहयोग समन्वय होगा, फिर भी अलग अलग रूप में लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पहला देख रहे हैं आप, मंत्रिमंडल या किसी अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी के पर्यायवाची के रूप में, जैसे वाजपेयी प्रशासन, नेहरू प्रशासन, मोदी प्रशासन, मनमोहन सिंह प्रशासन। तो मोदी मंत्रिमंडल या मोदी सरकार को आम बोलचाल में मोदी प्रशासन भी कह देते हैं कई लोग, वाजपेयी प्रशासन कह देते हैं वाजपेयी को। इस रूप में भी प्रयोग मिलेगा आपको प्रशासन शब्द का। हाँ, मैंने कहा कि वो तीनों तत्व होंगे, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग और समन्वय। दूसरा देखिए तो सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही क्रियाओं का योग, जैसे रेल प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन। तो वो जो सार्वजनिक नीति है उनको लागू करने के लिए क्रियाएं हो रही हैं कि शिक्षा का विकास करना है, कि स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, या और क्या। अगला देखिए ज्ञान की एक शाखा या शैक्षिक विधा, जैसे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां भी लोक प्रशासन में प्रशासन शब्द का यूज हो रहा है। और चौथा देखेंगे प्रबंध की एक कला। तो लिखा है जैसे हम कहते हैं कि फला व्यक्ति में प्रशासन की कला है या नहीं है, क्षमता है या नहीं है। प्रबंधन और प्रशासन में बहुत माइनर सा अंतर होता है, वो आगे जानेंगे उन चीजों को। तो बेहतर ढंग से हम काम कर रहे तो अरे तुम में तो बड़ा प्रशासकीय कौशल है, बहुत अच्छे से काम कर लेते हो। तो जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं उनको भी कई बार ज्यादातर लोग प्रशासन और प्रबंधन को पर्यायवाची मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को। तो प्रबंधकीय कौशल के लिए भी प्रशासन शब्द का यूज कर लिया जाता है। तो व्यवहार में आप देखेंगे ये 4 रूपों में बहुत प्रचलित तौर पे आप प्रशासन शब्द का उपयोग पाते हैं। तो ये तो प्रशासन से जुड़ी कुछ बातें हुई। आगे चलते हैं। लोक प्रशासन में दूसरा शब्द है लोक, पब्लिक। अब थोड़ा इसको जाना है।
कि ये पब्लिक या लोक का मतलब क्या है। पब्लिक या लोक आप देखेंगे तो इसके भी दो अर्थ बताए हैं विभिन्न विद्वानों ने। प्रशासन का अर्थ देख ही लिया हमने, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग, समन्वय। अब जरा लोक का अर्थ देखें। लोक में कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन में जो लोक शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है जनता, पब्लिक, पीपल्स। आप, हम आम आदमी, उसके लिए हम पब्लिक शब्द का यूज करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक वर्ड है वो सरकार, उसका मतलब है गवर्नमेंट। अब यहां आप देखिए कि जब हम लोक का मतलब जनता मानते हैं तो उसमें अगर हम जोड़ें लोक और प्रशासन को, लोक का मतलब जनता माने, प्रशासन का अर्थ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोनों को जोड़ दें तो एक आपको डेफिनेशन मिलेगी कि जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। प्रशासन का अर्थ आप देख रहे हैं, लोक का मतलब है जनता, तो जनता के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन। यहां भी देखिए थोड़ा सा वो यहां बताया गया है। हम बात कर रहे हैं कि प्रशासन के 3 तत्व होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग और समन्वय। विशिष्ट उद्देश्य 2 तरह का होता है, एक लोक हित या जनहित और दूसरा निजी हित या लाभ कमाना। विशिष्ट उद्देश्य 2 तरह का, लोक हित या जनहित और निजी हित या लाभ कमाना। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं, मूल उद्देश्य देखें आप तो यही 2 हैं। या आदमी अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, और या समाज के हित के लिए काम करता है। लोगों का हित और अपना निजी लाभ या स्वार्थ। याद रखना है आपको कि जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य होता है लोक हित या जनहित, तो उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। वहां भी हम वही अर्थ बता रहे हैं आपको कि जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। तो जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य लोक हित या जनहित होता है तो लोक प्रशासन कहते हैं, और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना होता है तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। दोनों प्रशासन होते हैं, दोनों में निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। बस हम बात कर रहे हैं कि दोनों के जो निश्चित उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य, वो अलग अलग होते हैं। एक लोगों के हित के लिए काम करता है और दूसरा अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं शिक्षा प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन, तो आप देखिए शिक्षा प्रशासन में कुछ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस भी हैं जहां बहुत नाम मात्र की एक नॉमिनल सी फी लगती है और साल भर तक बच्चे पढ़ते हैं वो भी शिक्षा प्रशासन है। और दूसरी तरफ बहुत सारे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज हैं जहां देखिए हजारों लाखों में फीस लग रही है, वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी शिक्षा प्रशासन है तो दोनों एजुकेशन। लेकिन एक में
बहुत नाम मात्र की फी में वो काम हो रहा है और दूसरे में हजारों लाखों में वो काम हो रहा है। तो फिर अंतर क्या है? दोनों शिक्षा प्रशासन है। अंतर यही है कि एक का उद्देश्य लोगों का हित है, मतलब लोक प्रशासन है, जबकि दूसरे का उद्देश्य है अपना लाभ कमाना, वो निजी प्रशासन है। सरकारी अस्पताल में जाएं तो फ्री में या नाम मात्र की शुल्क में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करवा लें। पीएम जन आरोग्य वगैरह कौन कौन सी योजनाएं, तो और प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो एक एक दिन का वो 50-50 हजार का बिल बना दें। हैं दोनों चिकित्सा प्रशासन, लेकिन अंतर यही है कि एक लोक प्रशासन है, लोगों के हित को प्राथमिक मान रहा है, दूसरा निजी प्रशासन है, अपने लाभ या स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि अगर लोक शब्द का अर्थ जनता माना जाए, जोड़ दिया जाए लोक प्रशासन को, तो अर्थ होता है जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन ही लोक प्रशासन है। वही बात देखिए यहां भी लिखी है कि जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य लोकहित होता है तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं, और उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना होता है तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। तो अगर लोक का मतलब जनता है तो जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन, और अगर लोक का मतलब सरकार है तो सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। आप देखिए जनता के लिए में जनता है साध्य, टारगेट या एंड्स, और सरकार के द्वारा में सरकार है साधन, मीन्स, माध्यम। किसके लिए और किसके द्वारा। तो ये दो अलग अलग अर्थ हैं लोक के, जनता और सरकार, लेकिन ये दोनों कहीं कंट्राडिक्टरी नहीं है, कहीं विरोधाभास नहीं है इनमें, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक बता रहा है किसके लिए और दूसरा बता रहा है किसके द्वारा, जनता के लिए, सरकार के द्वारा। हमें दोनों की जानकारी जरूरी है, साध्य और साधन, दोनों की पवित्रता। महात्मा गांधी कहते थे दोनों का पवित्र होना जरूरी है, साध्य भी साधन भी। केवल लक्ष्य तय कर लें जीवन के, प्राप्ति के साधन ही ना हो तो क्या होगा। और यह साधन है लेकिन यही नहीं पता कि हमें भविष्य में करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब भी व्यर्थ है। तो साध्य और साधन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल का होना जरूरी होता है। दो अलग अलग अर्थ हैं, दो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन हमें दोनों को एक साथ लेके चलना होता है। तो प्रशासन का अर्थ भी है हमारे पास, लोक का अर्थ भी है हमारे पास। अब जितनी ये जानकारियां हैं, इन सबको अगर हम संक्षेप में मिला दें आपस में लोक प्रशासन के अर्थ के लिए, तो देखिए उन सबको मिलाने के बाद एक यहां डेफिनेशन लिखी है स्क्रीन पे आपके सामने कि जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता के हित मतलब ये आ गया जनता, सरकारी कार्य मतलब ये आ गया सरकार, और प्रशासन तो प्रशासन भी आ ही गया। तो देखिए तीनों बातें आ गई। प्रशासन की अलग से डेफिनेशन देख, जरूरत के अकॉर्डिंग फिर हम व्याख्या करते रहेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन कहें तो बस तीनों शब्दों को हमने जोड़ा है, जनता, सरकार, प्रशासन। ये तीन कीवर्ड, तीन शब्द दिमाग में रखने हैं, अपनी मर्जी से आप जोड़िए। हमने यहां जोड़ दिया एक संक्षिप्त सी परिभाषा। देखिए 4, 8, 10, 11 शब्दों में एक परिभाषा हो गई लोक प्रशासन की, कि जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। सब बातें आ गई। देखिए एक विद्वान की डेफिनेशन भी हमने अपने सपोर्ट में लिखी है, ईएन ग्लैडन ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने लोक प्रशासन पे भी काफी कुछ लिखा बोला है। देखिए लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। वही बात होगी। हम अपने शब्दों में बता रहे हैं आपको, अपने शब्द हैं तो समझा है तो याद रखना आसान होगा। दूसरे विद्वानों के तो फिर इन्वर्टेड कॉमा है तो आपको उसी रूप में याद रखना होता है।
रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कठिन होता है वो काम। तो लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। ये लोक प्रशासन का अर्थ है। चलिए यहां एक दो विद्वानों के डेफिनेशंस क्या हैं उनको देखिए। वुड्रो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं और लोक प्रशासन के पिता या जन्मदाता भी कहलाते हैं, फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या लिखा लोक प्रशासन के बारे में? 28 यूएस प्रेसिडेंट थे, समय 1856 से 1924, 1856 से 1924। विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। और लगभग उसी तरह की बात एल.डी. वाइट भी कह रहे हैं। एल.डी. वाइट भी उसी तरह की बात कह रहे हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य रूप से लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा कि हम ट्रैक से हटे हैं। इन जनरल मैंने आपको अर्थ बताया है कि जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, या ईएन ग्लेडन भी वही बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है। और थोड़ा सा यहां शब्द बदल गए हैं, चीजें थोड़ा बदली हुई सी फील हो रही होंगी आपको। तो बिल्कुल अब ये थोड़ा सा आगे का भी डिबेट है। आगे अगला टॉपिक हम देखेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब ये डेफिनेशन थोड़ा वहां से भी जुड़ी हुई है। बेसिकली है क्या कि जब हम ये कहते हैं कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, और थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 प्रमुख चुनौतियां उसके सामने, कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि वो 3 अलग काम करने के लिए 3 अलग संस्थाएं बना लेते हैं हम, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, इंप्लीमेंट, और न्यायपालिका विवाद निपटाती है, लोगों के न्याय करती है। तो जब यह कहा गया कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, तो वहां फिर एक डिबेट हुआ। डिबेट इस बात को लेके था कि सरकार के 3 अंग हैं, तो क्या हम तीनों अंगों को लोक प्रशासन माने या किसी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाए। तीनों अंगों को हम शामिल करें लोक प्रशासन में, और या सरकार के किसी विशिष्ट अंग को। तो उस विवाद के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डेफिनेशंस हैं। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जब सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहते हैं तो वहां सरकार का मतलब केवल कार्यपालिका से है, मोदी सरकार। तो मतलब जो मोदी मंत्रिमंडल या कार्यपालिका है उससे है वहां, मतलब हमारा उसका काम क्रियान्वयन करना है कार्यपालिका का। तो देखिए वही डेफिनेशन है इनकी। सरकार में भी इनका स्पेशली फोकस है कार्यपालिका या क्रियान्वयन के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट के ऊपर। सो वुड्रो विल्सन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। उसी तरह की बात एल.डी. वाइट कह रहे हैं।
लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना। तो इन्होंने सरकारी कार्यों के प्रशासन में भी थोड़ा सा और कहें कि पर्टिकुलर होने का प्रयास किया और केवल कार्यपालिका और क्रियान्वयन को ही लोक प्रशासन माना। तो ये इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हुए कि जिन्होंने सरकार मतलब पूरी सरकार को शामिल किया, तीनों अंग। या कुछ ने कहा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब यहां दो और डेफिनेशन देखिए आप। लूथर गुल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समय है 1892 से 1993। लूथर गुल इन्होंने कहा लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। यहां तो वही बात हो गई, केवल कार्यपालिका केवल क्रियान्वयन। लेकिन फिर देखिए यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी प्रशासन में शामिल हो सकते हैं। मतलब दोनों बातें जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें। तो ये पूरी सरकार की भी बात कर रहे हैं, केवल कार्यपालिका की भी बात कर रहे हैं। W.F. बिलोबी ऑथर हैं, 1867 से 1960 टाइम देखिए। अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो। वही बात आ गई, पूरी सरकार, तीनों अंग, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्यवाहियों की ओर संकेत करते हैं। तो संकुचित अर्थ है केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन। तो दोनों बातें आ गई। तो एक तरह से दो अर्थ हो गए, एक संकुचित अर्थ हो गया और एक व्यापक अर्थ हो गया। संकुचित हो गया सरकार, उसमें भी केवल कार्यपालिका, और व्यापक हो गया कि नहीं सरकार के तीनों अंग। ये अब अलग अलग विद्वानों की सोच है। तो हमने कहा कि भाव भी बदलते हैं कई बार, अलग अलग लोगों को दिमाग अलग है, दिल अलग है, उनकी सोच अलग है, तो भाई भाव भी कई बार बदलते हैं। भाई कई बार भाव सब एक जैसे रहते हैं, शब्द बदल जाते हैं। तो इस तरह से ही अलग अलग विद्वानों ने डिफाइन करने का प्रयास किया लोक प्रशासन को। फाइनली जो हमने इन जनरल आपको अर्थ बताया, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। अब उसमें केवल कार्यपालिका या सरकार के तीनों अंग, ये डिबेट यहां से भी जुड़ा है। हम उसे एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, जिसे लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार की संज्ञा दे देते हैं। तो लोक प्रशासन का अर्थ आपके सामने है, लेकिन याद रखना है कि अब तक हमने आपसे जो भी बातें की हैं, जो भी ये अर्थ डिस्कस कर रहे हैं हम लोक प्रशासन का, कि जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। याद रखना है कि ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ है। ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले ये अर्थ हुआ करता था। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। अब इस अर्थ में कुछ चेंज हुए हैं। सो आधुनिक अर्थ क्या है लोक प्रशासन का, थोड़ा सा हम उसको भी देखते हैं। ये तो परंपरागत अर्थ हुआ। अब आधुनिक अर्थ क्या है लोक प्रशासन का, थोड़ा सा उसको देखें। यहां थोड़ा सा रुक रहे हैं। ये बताएं कि अभी तक सबको सब क्लियर है। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सब?
जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबको सब क्लियर है? तो चलिए यहां एक दो बातें ध्यान रखें जो मैंने अभी शुरू में भी आपको बताई कि आप चाहें तो जो ये फिर मैं कह रहा हूं फ्लो चार्ट हैं, आगे डायग्राम भी आएंगे, तो ये आप बना सकते हैं। साथ साथ अपने से आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि अपने से करें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर आदमी की एक स्ट्रेंथ है, सबकी एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता है। तो बजाय हमें या किसी दूसरे को कॉपी करें उसका औचित्य नहीं है। हमेशा से मेरा कहना है आप जैसे हैं वैसे रहें, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ें। हाँ, उसमें जो हमें परीक्षा की जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार करने हैं, वो बस हम कर दें, उन्हें आप स्वीकार कर लें, लेकिन अपना मूल नहीं छोड़ें कभी। तो हर चीज में आप हूबहू हमें नकल करें, कॉपी करें, उसकी जरूरत नहीं है, औचित्य नहीं है। और ना परीक्षाओं का नेचर ऐसा है। यहां आपका एक अपना जो इनर कहा जाए कि क्वालिटी होती है और सबको दी है भगवान ने, अपनी एक सोचने समझने की क्षमता, उसका यूज करें। तो अपने से भी आप ये काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मदद यहां से ले सकते हैं, हूबहू भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरे को कॉपी करेंगे तो फिर वो रटने वाला कुछ भाव आ जाएगा, वहां वो याद करने वाला भाव आ जाएगा। और अपने से करेंगे तो समझ होगी तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। आप एग्जाम में, आंसर में भी इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हैं। जहां जैसे एग्जाम अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे 15 शब्द से लेके 500-600 शब्द तक प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक प्रशासन ऑप्शनल भी है और जीएस में भी जुड़ा हुआ है। जहां जैसा आप देखिए कि नेचर एग्जाम का, वहां उसके अकॉर्डिंग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 15 शब्द है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दें। जो हमारी समझ है 50 शब्द है, उसके अकॉर्डिंग 100, 150, 200, 250, 300 डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा रहे हैं, तो वो जहां के जैसे प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग बस एक बार हम टॉपिक को समझ लें तो फिर आपको जहां की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उस काम को करें। और एक फायदा है, इस तरह के फ्लो चार्ट, डायग्राम आपके पास हो तो वो फायदा है कि जो एक डिटेल नोट्स आपके पास है उसका ये संक्षिप्त वर्जन है एक तरह से। अब यही बातें हम आपको डिटेल नोट्स जो दे रहे हैं देंगे, तो मान लीजिए 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज में लिखी हैं, A4 साइज का पेज है। और देखिए उन्हीं 5 पेज की चीजों को, 5 पेज मतलब कई हजार वर्ड हो गए, उनमें से देखिए कुछ कीवर्ड हमने निकाले हैं। और एक एक स्लाइड आप देखें तो मुश्किल से कितने वर्ड का हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप कितने कितने से वर्ड यूज कर रहे हैं एक स्लाइड में। तो अगर 5000 शब्दों को हमने 50, 100, 200 शब्दों में संक्षिप्त कर लिया तो बार बार वो 5000 शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, या 2000 शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये 100-200 शब्द हैं, कीवर्ड हैं, बस ये दिमाग में रहेंगे, समझे रहेंगे चीजों को, तो कभी भी अपनी भाषा में इनकी हम एलेबरेट कर देंगे, व्याख्या कर देंगे, इनको डिस्कस कर देंगे। और करना भी यही होता है। अब नोट्स या किताब के आप 2000, 5000 शब्द पढ़ने जाइए और सोचिए कि जैसा किताब में लिखा है हूबहू हम उसको नोट्स बना लें, याद कर लें, रट लें और जाके एग्जाम दे आए, तो ये संभव नहीं है। समझ जरूरी है सिविल सेवा में या किसी भी तरह के एग्जाम में। आप देखिए वो BA-MA वाला अलग पैटर्न था कि 20 क्वेश्चन रटो, 10 फंस जाएंगे, उसी तरह से आ जाएंगे, जाके लिखा और 60-70% नंबर मिल जाए, हो गया।
अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम का स्टैंडर्ड, इनका लेवल थोड़ा हाई है, तो वैसी स्थिति में फिर हमें तैयारी भी उसी के अनुरूप करनी होती है। तब अभी तक जितनी 5-6 स्लाइड हमने आपके सामने रखी हैं, टोटल शब्द यहां आप काउंट करें तो कितने से शब्द अभी तक यहां, ये संक्षिप्त नोट्स हो गया है, रिवीजन नोट्स कहते हैं जिसे हम। यह आपको बीच बीच में हमेशा तो मदद करेगा ही, स्पेशली ये कब मदद करेगा, एग्जाम के 4 दिन 10 दिन पहले मदद करेगा कि तब अगर 2000 पेज का नोट्स आपके सामने रख दिया जाए रिवीजन करने के लिए तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाए, कॉन्फिडेंस लो हो जाए। या 500 पेज की किताब आपके सामने रख दी जाए कि पढ़ो, अब ये संभव नहीं है। लेकिन इस तरह से ये संक्षिप्त नोट्स होगा, रिवीजन नोट्स होगा, कभी भी 1 दिन 2 दिन में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। और अल्टीमेटली दिमाग में होनी भी इतनी बातें चाहिए। बाकी तो हमने कहा व्याख्याएं जो डिस्कशन है वो आपको अपने ही शब्दों में करने हैं, अगर अच्छे नंबर चाहिए, और वो अगर बस चीजें यहां आप समझ रहे हैं तो कर लेंगे वो। हमारे दिमाग में भी बस यही कीवर्ड है। व्याख्याएं हर बार जब पढ़ाते हैं तो अलग हो सकती हैं, हो जाती हैं, मूल वही रहेगा। शब्द बदल सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकती है लाइन, क्योंकि हमने रटा तो है नहीं, समझा है, आपको समझा रहे हैं। मेन जो थीम है, कीवर्ड है, वो है दिमाग में, बाकी तो बस अब व्याख्या कर रहे हैं। तो जब जिस तरीके से शब्द दिमाग में आ रहे हैं, जो सेंटेंस बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग व्याख्या हो रही है। और ये जब आप भी करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो देखिए आप 10 लोग भी नोट्स बनाएंगे, आंसर लिखेंगे, तो सबका अलग अलग होगा। क्यों? एक जैसा सेंटेंस तो सब नहीं लिखेंगे ना। वो एक जैसा सेंटेंस कब लिखेंगे? जब नोट्स पढ़ के रट के लिखेंगे, किताब पढ़ के रट के लिखेंगे, तो सबका सेंटेंस एक जैसा होगा हुबहू। लेकिन अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इसी को कहा जाता है कि अपने शब्दों में लिखे, राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में लिखने का मतलब यही है कि बस कीवर्ड है। अब 10 लोग लिखेंगे तो वो 10 तरीके से, कोई लिख सकता है कि जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, जो हमने बताया। कोई कह दे कि सरकार जब जनता के हित में काम करती है तो लोक प्रसाद। देखिए हो गया अलग अलग की नहीं। किसी ने जनता पहले सरकार बाद में कर दिया, किसी ने सरकार पहले जनता बाद में कर दिया। कोई ऐसा लिखे कि प्रशासन की ऐसी शाखा जो सरकार के द्वारा जनता के लिए संचालित होती, देखिए और तीसरी हो गई। बात वही है, 3 शब्द बस, जनता, सरकार, प्रशासन। अब किसी ने प्रशासन को पहले लिखा, किसी ने जनता को, तो अलग अलग होगी डेफिनेशन। जितने लोग लिखेंगे उतना अलग अलग हो सकता है जब अपने शब्दों में लिखने जाएंगे आप तो। और यही चाहिए होता है। रटने जाएंगे नोट्स किताब तो वो सबका एक जैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इन चीजों के। यहां हमने कहा ये फायदा है कि आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हो, पूरा फोकस रहे आपका मोबाइल में, ताकि ये स्लाइड, ताकि आप देख समझ पाए। अदरवाइज तो घर पे थोड़ा आराम वाले माहौल में बैठ के आजकल पढ़ाई हो रही है तो भटकाव की गुंजाइश, संभावना ज्यादा है। और 2 मिनट 5 मिनट भी ध्यान भटकने का मतलब है कि आधा टॉपिक गया दिमाग से, क्योंकि हम आपसे बीच में कोई गप्पबाजी तो कर नहीं रहे हैं। हम तो काम की ही बात कर रहे हैं आपसे केवल। और जब काम की बात करते हैं उसमें अगर 2 मिनट भी आप यहां वहां हुए तो फिर उसके आगे की बातें समझना और पीछे से लिंक करना आपके लिए कठिन होगा। तो फोकस भी कर सकते हैं इन चीजों पर। तो अब तक हमने आपसे लोक प्रशासन के परंपरागत अर्थ की बात की है। आज अब हम यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अब पहली क्लास है तो पहले दिन से ही बहुत लंबा अभी नहीं करते हैं। सो आज यहीं रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। सो लोक प्रशासन का जो अब नया अर्थ है, आधुनिक अर्थ है, वो क्या है उसकी बात करेंगे। और बस अब इसी तरह से एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और देखते देखते जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा लोक प्रशासन का। तो आज के लिए इतना ही। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी नमस्ते। किसको? हाँ, सब प्रशासन है। बस मैंने बताया तो निश्चित उद्देश्य हो, सामूहिक प्रयास हो, सहयोग समन्वय हो। तो कोई भी ऐसा चीज देख लीजिए आपकी जहां ये 3 चीजें हैं तो प्रशासन है। निश्चित उद्देश्य हो, सामूहिक प्रयास हो तो प्रशासन है।
हैं? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। नहीं समझ पा रहा मैं आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा काम या गतिविधि जिसका एक निश्चित उद्देश्य हो और सामूहिक प्रयास हो तो वो प्रशासन है। भाई अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो वो भी तो प्रशासन है, क्योंकि वहां भी तो निश्चित उद्देश्य है और प्रयास सामूहिक हो रहे हैं। सामूहिक होना चाहिए प्रयास, वो मैं पहले ही बोल रहा हूं। व्यक्तिगत प्रयासों को शामिल हम नहीं करते, तो वो शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो प्रशासन है। जी गूगल मीट में वीडियो कट हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पूरा आता है। वो आप अपनी सेटिंग एक बार चेक कर लीजिए। क्या बाकी लोगों को भी इस तरह की दिक्कत हो रही है? हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पूरा वीडियो आता है, पूरी स्क्रीन आती है। कोई सेटिंग आपकी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सेटिंग अपने आपके आसपास कोई है तो उससे समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ जो टेक्निकल सपोर्ट है सतवीर, आप उनसे पूछ लीजिए। तो अदरवाइज ऐसी दिक्कत नहीं है, सारे लोग तो कर ही रहे हैं, गूगल मीट से ही कर रहे हैं। तो एक बार आप अपनी सेटिंग थोड़ा सा देखें मोबाइल की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जी। चले तो आज फिर यहीं रोक रहे हैं। हाँ, कोई कुछ और पूछना चाह रहा है? चले तो आज यहीं रोक रहे हैं, कल मिलेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।